क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा हम एफ़ई की मेटलर्जी के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे और एफ़ई की मेटलर्जी में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आयरन की मेटलर्जी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है निस्तापन भर्जन के बाद, वो आता है आपके प्रगलन की क्रिया के बारे में। तो प्रगलन की क्रिया के बारे में बात अगर करते हैं तो प्रगलन की क्रिया के बारे में जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रगलन की क्रिया जो होती है वह एक प्रकार की प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। तो बात्य भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का कार्य करती है। प्रगलन की जो क्रिया होती है वह एक विशेष प्रकार की प्रमुख रूप से बात्य भट्टी के अंतर्गत जो होती है वह संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। बात्य भट्टी के अंतर्गत आपको मालूम है ऊपर की ओर उसमें दो प्रमुख रूप से संरचनाएं देखने को मिलती हैं, बॉडी और वाश। ऊपर की ओर प्रमुख रूप से कपकोन व्यवस्था होती है, हॉपर होता है, उसके द्वारा हम प्रमुख रूप से अयस्क को और प्रमुख रूप से उचित गालक को मिलाकर उसको अयस्क को हम क्या करते हैं कि कपकोन व्यवस्था के द्वारा आप प्रमुख रूप से उसको भट्टी के अंतर्गत प्रवेश कराने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भट्टी का टेम्परेचर जो होता है बढ़ने का क्या करता है, कार्य करता है। नीचे बगल में ट्यूबियर लगे होते हैं, इनके द्वारा हम गर्म गैसों को प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आज हम एफ़ई के प्रगलन के बारे में बात करेंगे। मैंने जो आपको बताया वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक माइंड आपका मेकओवर हो जाएगा सही तरीके से कि हमें कैसे उस चीज़ को याद करना है। तो अब हम प्रगलन की क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एफ़ई के प्रगलन में हम सबसे पहले करते क्या हैं कि निस्तापन या भर्जन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो अयस्क होता है उसमें चूने पत्थर की 8:4:1 मात्रा को क्या कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है। आपने जो निस्तापन और भर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जो प्रमुख रूप से आपने आयरन जो प्राप्त किया या जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ, उस अयस्क में हमने क्या किया, चूने पत्थर को मिलाया। कितने अनुपात में, 8:4:1 अनुपात में मिलाकर उसके हमने घान के निर्माण का क्या कर लिया, कार्य कर लिया। अब इस घान को हम कप कोन व्यवस्था के द्वारा क्या करते हैं, हॉपर के द्वारा नीचे की ओर बात्य भट्टी में प्रवेश कराने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस क्रिया में चूना पत्थर जो होता है वो गालक के रूप में कार्य करता है। देखो यहाँ पे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफ़ई में प्रमुख रूप से प्रगलन की क्रिया में एफ़ई में उचित गालक के रूप में कौन कार्य करता है। तो एक विशेष तौर पे याद रखना है चूना पत्थर जो होता है वो यहाँ पे गालक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तथा घान को गर्म करने के लिए नीचे से हम गर्म वायु क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। आपने क्या क्या किया, निस्तापन एवं भर्जन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो आपका अयस्क था उसमें आपने चूने पत्थर की मात्रा को मिलाया। कितने अनुपात में, 8:4:1 की मात्रा में उसको मिलाने का कार्य किया। घान बन गया तो उसको हमने हॉपर के द्वारा कपकोन व्यवस्था के माध्यम से आपने क्या किया, उसको आपकी भट्टी के अंतर्गत प्रवेश कराने का कार्य कर दिया। यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रमुख रूप से किसके रूप में कार्य कर रहा है, गालक के रूप में कार्य कर रहा है। अब हमें नीचे भट्टी को गर्म करना है। तो मालूम है आपको बात्य भट्टी के अंतर्गत ट्यूबियर लगे होते हैं, वायु की गर्म धारा को हम प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो नीचे से वायु की हम गर्म धारा को प्रवाहित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब आप यहाँ पे वायु की गर्म धारा को आप प्रवाहित करने का कार्य करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा प्रमुख रूप से अयस्क है वह धीमे धीमे गलने का क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। जब वह गलने का कार्य करेगा तो सीधी सी बात है अशुद्धियाँ जो होंगी वह प्रमुख रूप से धीरे धीरे दूर होने का क्या करेंगी, कार्य करेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तथा घान को हम गर्म करने के लिए नीचे से हम गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं तथा गर्म गैसों को अलग धूल कक्ष तथा का ऊपर स्टोव में प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है जिससे वायु का पुनः उपयोग किया जा सके। अब होता क्या है कि अब जैसे अशुद्धियाँ दूर होंगी तो जो धूल के कण हैं या अन्य कण जो हैं तो उसके द्वारा प्रमुख रूप से वायु जो होगी वो दूषित होने का कार्य करेगी। तो इस में हम करते क्या है कि वायु को हम बार बार वायु को गर्म करने का काम नहीं करते। वायु जो एक बार गर्म होकर अंदर प्रवेश कर गई उसी को हम प्रमुख रूप से क्या कर लेते हैं, शोधित कर लेते हैं। तो उसके शोधन के लिए हमने एक कक्ष बना के रखा हुआ है जिसको हम प्रमुख रूप से धूल कक्ष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। धूल कक्ष तथा का ऊपर स्टोव वाले में हम क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे। जैसे हम इसको प्रवाहित करने का कार्य करेंगे तो वायु में जो उपस्थित धूल के कण हैं, जो भी गंदगी है, अशुद्धियाँ हैं, वह प्रमुख रूप से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और पुनः हमारी गर्म वायु जो होगी वह भट्टी के अंतर्गत प्रवेश करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। भट्टी के निचले भाग का ताप लगभग प्रमुख रूप से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसके कारण लोहा जो होता है पिघलकर नीचे की ओर पहुंचने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और अशुद्धियां या धातुमल जो होता है वो कहाँ की ओर जाता है, ऊपर की ओर। ऊपर से हम धातुमल को निकाल कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और नीचे से हम प्रमुख रूप से अपने गलित धातु को निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एफ़ई की मेटलर्जी में 2-3 बिंदु हमें बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। पहली बात तो गालक कौन सा ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेने का कार्य कर रहे हैं। कितने अनुपात में, 8:4:1 की मात्रा में लेने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 अलग व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई, एक धूल कक्ष और एक पाए जाने वाला काउपर स्टोव। 2 कक्षों के बारे में यहाँ बात हुई। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हम प्रमुख रूप से गर्म वायु को बार बार गर्म करने का काम नहीं कर रहे। गर्म वायु को हम शोधित करके पुनः उसको उपयोग में लाने का, यानी रिसाइकिल कर रहे हैं हम। गर्म वायु को बार बार रिसाइकिल करके उसको हम उपयोग में लाने का क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे लिखते समय।
अब जब गलेगा तो क्रिया में कुछ परिवर्तन होंगे। तो कौन कौन से परिवर्तन एचके के अंतर्गत होते हैं देखते हैं सबसे पहला। तो अब इसमें देखिएगा कि बड़ा टेक्निकल वे में इसको बांटने का कार्य किया गया है, आपको इसको देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। देखिए दहन कटिबंध के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कक्ष इसका जो है वो है दहन कटिबंध। तो भट्टी का वह भाग जिसका ताप कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये सबसे निचला भाग है। कौन सा भाग है? सबसे निचला भाग। सबसे निचला भाग जो है उसको हम प्रमुख रूप से दहन कक्ष के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इस क्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बन के इस क्रिया को हम क्या, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, दहन कटिबंध के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस क्रिया में कार्बन का दहन होता है जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है क्या होती है, प्राप्त होती है। देखो दहन कक्ष में बहुत दो चीज़ें केवल याद रखनी है कि इस कक्ष का जो टेम्परेचर होगा वह प्रमुख रूप से 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, पहली बात। नंबर दूसरी बात, कार्बन का अपचयन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आओ, लिखा है गलन कटिबंध। तो लिखा है दहन कटिबंध के ठीक ऊपर, मतलब दहन कटिबंध के ठीक ऊपर पाया जाने वाला वह भाग जहां का टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का कार्य करता है। पाए जाने वाले इस कक्ष को हम प्रमुख रूप से गलन कटिबंध के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इसमें कार्बन तथा आयरन का मिश्रण जो होता है वो पिघलने का क्या करता है, कार्य करता है। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर यहाँ पे कार्बन कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रमुख रूप से आपने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने का कार्य किया, वो गालक के रूप में कार्य कर रहा, और कोक की भी कुछ मात्रा को मिलाते हैं। 3 अनुपात लिया, हमने 3 जगहों पे अनुपात लिया था ना, वो उन अनुपातों में देख लो। ये जो हमारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अनुपात है 8:4:1, 8 अनुपात इसमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाला एच, 4 अनुपात कैल्शियम कार्बोनेट और 1 अनुपात कोक। तो यहाँ से हम प्रमुख रूप से कार्बन को प्राप्त करने का क्या कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। तो इस बात को हमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, दहन कटिबंध के बाद हमारा प्रमुख रूप से गलन कटिबंध आ गया। गलन कटिबंध में कार्बन जो होगा वो आयरन के साथ क्या हो जाता है, मिक्स होने का क्या करता है, कार्य करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ पे आओ, धातुमल कटिबंध। धातुमल कटिबंध में क्या होता है, तो ये भट्टी का मध्य भाग होता है जहाँ का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का कार्य करता है। पाए जाने वाले इस भाग को हम प्रमुख रूप से धातुमल कटिबंध के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस भाग में चूने का पत्थर जो होता है वो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। प्राप्त होने वाला कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह किसके साथ क्रिया कर रहा है, सिलिका ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और कैल्शियम सिलिकेट के निर्माण का कार्य करता है। इसको हम क्या कहते हैं, धातुमल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। देखो धातुमल कटिबंध के अंतर्गत क्या हो रहा, जो हमारा यहाँ पे गालक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने मिलाया है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये गर्म हुआ तो ये दो भाग में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ से हमने कैल्शियम ऑक्साइड को उठाया, इसकी अभिक्रिया प्रमुख रूप से सिलिका ऑक्साइड के साथ कराई। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगाया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगाया, और यहाँ पे हमने प्रमुख रूप से धातुमल अर्थात कैल्शियम सिलिकेट के निर्माण का क्या कर लिया, कार्य कर लिया। अब यहाँ से जो हमें धातुमल प्राप्त हुआ, इस धातुमल को हम प्रमुख रूप से यहाँ से निकालकर अलग करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस क्रिया को या इस क्रिया को जो है, इस क्रिया को हम धातुमल कटिबंध के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। चलो आगे आ जाओ। अगला है अपचयन कटिबंधन। अपचयन कटिबंध के अंतर्गत आ जाओ। अपचयन कटिबंध क्या है, तो लिखा है भट्टी के सबसे ऊपरी भाग जिसका टेम्परेचर 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का कार्य करता है, इसको हम प्रमुख रूप से अपचयन कटिबंध के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस भाग में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का अपचयन करके धातु के निर्माण का क्या करती है, कार्य करती है। यहाँ पे आप देखना कार्बन मोनोऑक्साइड को उपयोग में लाने का कार्य कर रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ बनी थी, दहन कटिबंध में। कहाँ बनी थी, दहन कटिबंध में, मतलब नीचे की ओर। तो नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऊपर की ओर उठने का क्या कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। तो यहाँ से हम प्रमुख रूप से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण का क्या करती रहेगी, कार्य करती रहेगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी ये प्रमुख रूप से किसके साथ क्रिया करेगी, Fe2O3 के साथ क्या करती है, क्रिया करती है। फेरस ऑक्साइड के साथ ये क्रिया करेगी और किसके निर्माण का कार्य करेगी, प्रमुख रूप से पाए जाने वाले Fe के निर्माण की क्रिया में क्या करती है, भाग लेती है। पहले फेरस ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्रिया की 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे प्रमुख रूप से फेरस ऑक्साइड के निर्माण का कार्य कर लिया गया। फिर फेरस ऑक्साइड को आपने लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया की, फेरस ऑक्साइड के निर्माण का कार्य किया गया। फेरस ऑक्साइड को आपने उठाया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया की, आपने प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने का क्या कर दिया, कार्य कर दिया। अब हमें यहाँ पे प्रमुख रूप से किसकी प्राप्ति होगी, Fe की क्या होगी, प्राप्ति हो गई। हम इस प्रकार से जो प्रमुख रूप से लोहा होता है वो हम प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लिखा है इसमें भट्टी में नीचे की ओर जाता हुआ गर्म स्पंजी आयरन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब जो ये Fe हमारे यहाँ पे बना, ये अब क्या करेगा, जब नीचे की ओर बैठने का कार्य करेगा, तो जैसे जैसे ये नीचे की ओर आने का कार्य करता जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता जाएगा, क्रिया करता जाएगा। और प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है जो प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तथा आयरन जो होता है कुछ मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने का भी क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है। कार्बन को क्यों अवशोषित करा रहा है, ताकि प्रमुख रूप से आयरन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कच्चा लोहे से हमने बना रहे हैं ना इसको, तो कच्चा लोहा जो है उसको हम प्रमुख रूप से उसके द्वारा ढलवा लोहे के निर्माण का क्या करेंगे, आज कार्य करेंगे। तो इस बात को हमें विशेष तौर पर याद रखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वह प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाएगा, और आयरन जो होगा कार्बन को अवशोषित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा, जिसके कारण आयरन जो होता है वो पिघलने का क्या करता है, कार्य करता है। बात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा है उसको हम कच्चे लोहे के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें लगभग 92 से 93% तक क्या होता है, Fe होता है, और 3 से 4% प्रमुख रूप से कार्बन जो होता है उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। जिसका उपयोग अब इस कच्चे लोहे का उपयोग हम किसके निर्माण में करेंगे, ढलवा लोहे के निर्माण में, पिटवा लोहे के निर्माण में। तो अब हमें यहाँ पे एक बात विशेष तौर पर याद रखना, जो बात्या भट्टी में बनने वाला कोयला है इसके द्वारा हम प्रमुख रूप से कच्चे लोहे को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इस कच्चे लोहे से हम ढलवा लोहे और पिटवा लोहे के निर्माण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस बात को विशेष तौर पर हमें याद रखना है। रिविजन कर लो एक बार, बड़ी तेजी से समराइज कर लो, इसको देख लो। प्रगलन में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निस्तापन तथा भर्जन की क्रिया से प्राप्त होने वाला जो हमारा अयस्क है उसमें कोक मिलाया तथा चूना पत्थर की कुछ मात्रा को हमने मिलाने का क्या किया, कार्य किया। और इनको मिलाने के बाद हमने इसको घान के रूप में कप कोन व्यवस्था के द्वारा कहाँ डाल दिया, भट्टी के अंतर्गत डालने का कार्य किया। यहाँ पे चूना पत्थर जो होगा वह प्रमुख रूप से गालक के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जब ये गालक के रूप में कार्य करेगा तो ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो भी हमारा अयस्क है उसको गलाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। एक बात। नंबर दूसरी बात कि यहाँ पे हम जो गर्म वायु प्रवाहित करने का कार्य कर रहे हैं उसको हम प्रमुख रूप से लगातार क्या करते रहते हैं, धूल कक्ष में और पाए जाने वाले प्रमुख रूप से काउबर स्टोव में प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जहाँ पर प्रमुख रूप से गर्म वायु को हम क्या कर लेते हैं, शोधित कर लेते हैं, उससे धूल कंकड़ पत्थर को निकाल कर अलग कर देते हैं। जो भी व्यर्थ चीज़ें उनको निकाल कर अलग कर देंगे, केवल हम गर्म वायु को प्राप्त करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उस गर्म वायु को पुनः बात्या भट्टी के अंतर्गत प्रवाहित करने का कार्य किया जाता है। अब होगा क्या कि लोहा पिघलेगा तो अयस्क है कहाँ, भारी है तो कहाँ जाएगा, नीचे। धातुमल कहाँ जाएगा, ऊपर। धातुमल निकाल के अलग कर लिया, अयस्क निकाल कर हम अलग करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस क्रिया में अयस्क में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो सबसे पहला आपने जो कटिबंध पढ़ा वो पढ़ा आपने दहन कटिबंध। दहन कटिबंध में आपने क्या पढ़ा, ये भट्टी का वह भाग होता है, मतलब सबसे निचला भाग है जहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस भाग को हम दहन कटिबंध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस भाग में होता क्या है, इस भाग में होता केवल ये है कि कार्बन जो होता है वह प्रमुख रूप से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण का कार्य करेगी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का कार्य कर लिया जाएगा। गलन कटिबंध में आते हैं तो दहन कटिबंध के ठीक ऊपर पाया जाने वाला वह भाग जहाँ का टेम्परेचर 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस भाग को हम प्रमुख रूप से गलन कटिबंध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस भाग में क्या होता है, कार्बन जो होता है वो आयरन के साथ मिलने का क्या करता है, कार्य करता है। अगला आता है धातुमल कटिबंध। तो भैया धातुमल कटिबंध के अंतर्गत बात करो, चलो धातुमल कटिबंध के अंतर्गत देखते हैं। भाई धातुमल कटिबंध में क्या है, धातुमल कटिबंध में क्या है, ये भट्टी का क्या है, मध्य भाग है जहाँ का टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इस स्थान को हम धातुमल कटिबंध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस भाग में चूने का पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, वो क्या होता है, अपघटित होता है। चूना पत्थर अपघटित होगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपघटित होगी तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को उठाया, इसकी भी क्रिया किससे कराई, सिलिका ऑक्साइड के साथ। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया हम कराने का कार्य करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। जब कैल्शियम सिलिकेट बना तो इसको हम क्या कहते हैं, धातुमल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस धातुमल को निकाल कर हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट अपचयन। अपचयन कटिबंध में क्या करते हैं, तो भट्टी के सबसे ऊपर का भाग होता है जहाँ पे टेम्परेचर 400 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का कार्य करता है। इसे अपचयन कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस भाग में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आयरन ऑक्साइड के अपचयन का क्या करती है, कार्य करती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप हमें कच्ची लोहे की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात धातु की प्राप्ति होने का कार्य कर लिया जाएगा। तो हम करते क्या है, आपने प्रमुख रूप से अयस्क लिया, अयस्क को लेने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराई 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें प्रमुख रूप से Fe3O4 की प्राप्ति हुई। Fe3O4 को उठाया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराई, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो CO2 निकाल के अलग कर दीजिए तो फेरस ऑक्साइड बचेगा। फेरस ऑक्साइड को उठाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड से पुनः क्रिया कराओ, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे Fe बचा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। इस प्रकार से जो प्राप्त होने वाला लोहा होगा इसको हम प्रमुख रूप से क्या कहते हैं, कच्चे लोहे के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये स्पंजी लोहा होता है, ये क्या करता है, लगातार ऊपर की तरफ, गैसों के कारण ये लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है, जिसमें कुछ मात्रा में कार्बन जो होती है वो मिलने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार से बात्या भट्टी से प्राप्त होने वाला जो लोहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कच्चे लोहे के नाम से जानते हैं, जिसमें 92 से 93% तक प्रमुख रूप से Fe तथा 3 से 4% तक कार्बन जो होता है वो उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हम कच्चे लोहे को प्राप्त कर लिया। अब कच्चे लोहे से हम क्या बनाएंगे, ढलवा लोहा। ढलवा लोहे से क्या बनाएंगे, पिटवा लोहा, और पिटवा लोहे से इस्पात के निर्माण को हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी कच्चे लोहे के द्वारा ढलवा लोहा भी बनेगा, पिटवा लोहा भी बनेगा और
इस्पात के निर्माण का भी कार्य कर लिया जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़े आराम से समझने का कार्य कर सकेंगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है आप मुझसे डिस्कशन कर लें, और नए वीडियो के लिए मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू बेटा।